हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेट में दिखते हैं मिंग और जियांगसू घूमने के लिए निकले हैं। इस पूरे टूर के एंड के अंदर इनकी मुलाकात कुछ गुंडों से होती है जो कि इनसे बोट के अंदर घूमने के कुछ चार्जेस मांगने लगते हैं और इसके साथ में उस जगह पर कुछ फिशरमैन होते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये चीज मिंग को पसंद नहीं आती और मिंग इन्हें पीट कर यहाँ से भगा देता है। लेकिन इससे भी मिंग का मन भरता नहीं है। वो सोचने लगता है इनको पीटना काफी नहीं है, इनके पीछे जिस सेट का हाथ है उस सेट को सबक सिखाना होगा। क्योंकि अगर इन लोगों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो दोबारा से यहाँ पर जितने फिशरमैन हैं उन्हें परेशान करने के लिए आ जाएंगे। जियांगसू को भी मिंग का आइडिया पसंद आता है। ये तेजी से इस सेट के पास से पहुंचते हैं और इस सेट के एंट्रेंस से बने हुए एक बहुत बड़े गेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मिंग के करने से सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वो चिल्लाते हुए उसके आता है और कहने लगता है किस हिम्मत हुई हमारे सेक्ट के इस मेन डोर को इस तरह डिस्ट्रॉय करने की। तभी एकदम से इस सेक्ट लीडर की नजर मिंग और जियांगसू पे पड़ती है। ये एकदम शांत हो जाता है और सोचने लगता है ये दोनों बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनका कंडीशन लेवल लगभग मेरे बराबर का है। मुझे बेकार में इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए और इस मसले को आराम से सुलझाना चाहिए। यही सोचकर ये सेक्ट लीडर पूरी रेस्पेक्ट में मिंग से कहने लगता है दोस्तों ये तुमने क्यों किया? आप लोग सीधे मेरे पास में आ सकते थे लेकिन आपने इस गेट को तोड़ा क्यों है? मिंग कहता है इस सब के अंदर कभी भी हमारी गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लोगों ने शुरू किया था। हम उस नदी के अंदर आराम से खेल रहे थे, उसी टाइम पर तुम्हारे कुछ लोगों ने हम पर अटैक कर दिया और हमसे टैक्स मांगने की कोशिश की। तुम्हारे इन लोगों का इस तरह का बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, इस वजह से मैं इस जगह पर आया हूँ तुम्हारे इन लोगों को और तुम्हारे पूरे सेट को सबक सिखाने के लिए। सेक्रेटरी बोलता है लेकिन ये तो कुछ देर का नहीं हुआ, तुम सीधे मेरे पास में आ सकते थे, मैं खुद तुमसे माफी मांगता, बल्कि मेरा पूरा सेट तुमसे माफी मांग सकता था, लेकिन तुमने हमारे गेट को तोड़ दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मिंग कहता है क्या तुम सच में लगता है हमने अभी तक जो कुछ भी किया है ये सब बहुत ज्यादा है? अब हम तुम्हें बताते हैं ज्यादा हम किसे कहते हैं। ये कहते हुए मिंग इस सेक्रेटरी गाल पर एक रख के थप्पड़ मार देता है और सही कहता है वो तो अब की बार हम यहाँ पर थे, इसी वजह से तुम्हारे लोग यहाँ पर रहने वाले इन फिशरमैन से कुछ भी छीन नहीं पाए। लेकिन जब हम यहाँ पर नहीं होते हैं उससे पहले भी तुमने कई बार इन फिशरमैन से काफी कुछ छीनने की कोशिश की होगी, इन सभी को बहुत बुरी तरह से पीटा होगा, टॉर्चर किया होगा। तुम जानते भी हो एक कॉमन पर्सन के लिए वुजू कॉइन की कीमत कितनी ज्यादा होती है। तुम ऐसे किसी के पास जाकर एक वुजू कॉइन उनसे नहीं मांग सकते। उन फिशरमैन से इतना बड़ा अमाउंट मांगने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कहीं ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा। ये कहते हुए इस सेक्ट लीडर को गले से पकड़कर जो उठाने लगता है। सेक्ट लीडर कहता है प्लीज मुझे इस बार जाने दीजिए, अगली बार मैं इस तरह की गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा, मैं उससे माफी मांगता हूँ, इस तरह की गलती हमारे सेट की तरफ से कभी भी रिपीट नहीं होगी। पावर के नशे में मैं पूरी तरह समझ चुका था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि हम दूसरे लोगों को कितना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मिंग कहता है लेकिन अब पता चलने में काफी देर हो चुकी है, तुम्हें इस सब की एक बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। मैं तुम्हें एक चित्र पे छोड़ सकता हूँ, तुम्हें अपने इस सेट को बंद करना होगा क्योंकि अब मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद में तुम कभी भी यहाँ पर रहने वाले लोगों को दोबारा से परेशान करो। सेक्रेटरी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम अपने सेट को बंद नहीं कर सकते। सेट को बंद करना दूर की बात है, बल्कि हम इन गाँव वालों से पैसे लेना भी बंद नहीं कर सकते। हमें इनसे हर तरीके से टैक्स तो निकलवाना ही होगा क्योंकि इस टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बहुत बड़ी फैमिली के पास में जाता है जो कि हमें हर हाल में देना ही होता है। इसके अलावा हमारे सेट के भी काफी सारे खर्चे हैं, हमारे काफी सारे डेसिबल्स हैं, उन सभी का खर्चा भी इस तरफ से निकलता है। जियांगसू कहने लगती है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हारा सेट कोई सेट नहीं है, ये केवल एक फैमिली का गुलाम है। तुम एक फैमिली की सारी बातों को मानते हो, ये फैमिली है कौन? क्या ये कोई बहुत ताकतवर फैमिली है? सेक्ट लीडर बोलता है ताकतवर तो है लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, इनकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक इनकी पावर ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ के एरिया के अंदर इनकी पावर सबसे ज्यादा है, कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता है। ये फैमिली लिग्यू किंगडम के अंदर रहती है, वहाँ पर हमें हर साल काफी सारा टैक्स भेजना पड़ता है। ये सेक्रेटरी कह रहा होता है इस टाइम पर इस जगह पर एक फ्लैंक शिप पहुंच जाती है। इसे देखकर ये सेक्रेटरी खुश होता हुआ मेरे को धमकी देते हुए कहने लगता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल लो। मैंने कहा था ना जू फैमिली अपने एक बंदे को हर साल यहाँ भेजती है तो उन्होंने यहाँ पर किसी को भेज दिया है। ये जरूर से जू फैमिली का बेटा होगा, अगर उसने तुम लोगों को यहाँ पर देख लिया तो बहुत नाराज होगा। मुझे नहीं लगता तुम्हारी इतनी पावर है किसी ताकतवर फैमिली से किसी तरह से पंगा ले सको। सेक्ट लीडर की बात जियांगसू को भी सही लगती है, वो धीरे से मिंग से कहने लगती है मिंग ये बंदा सही कह रहा है, हमें बेकार में किसी फैमिली से फटकने की जरूरत नहीं है, ये फैमिली बहुत ताकतवर है। हम तो वैसे भी यहाँ पर केवल घूमने के लिए आए थे, इसलिए बेकार के इस झमेले से पढ़ने से अच्छा होगा हम अपने काम पे ध्यान दें। मिंग कहता है मुझे तो पता ही था तुम इसी तरह का जवाब दोगी क्योंकि तुम प्रिंसेस सजाकू हो, तुम नहीं चाहोगी कोई भी गोल्डन फैमिली तुमसे नाराज हो और तुम्हें बाद में किसी को जवाब देना पड़े। तुम डरती हो कि कोई तुमसे किसी तरह का सवाल पूछ सकता है कि क्यों तुमने बेकार में इस गोल्डन फैमिली से लड़ाई मोल ले ली। मिंग की ये बात सुनकर जियांगसू बहुत गुस्सा होता है, वो कहने लगती है तो हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं सजाकू डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ, मुझे किसी भी फैमिली का कोई भी डर नहीं है, तुम्हें लगता है इस छोटी मोटी फैमिली से मैं इससे डरूंगी? आने दो इन्हें नीचे, जो कोई भी इस शिप के अंदर है उसे भी मेरी पावर का एहसास हो जाएगा। जियांगसू की ये बातें सुनकर मिंग तो बहुत खुश हो जाता है,
वहीं दूसरी तरफ ये साइकिल रिपोर्टर जाता है। ये सोचने लगता है ये क्या हो गया, जिसको लगा था ये डर के चले जाएंगे, लेकिन इन्हें तो मैंने और भी ज्यादा उकसा दिया। अब अगर इस शिप के अंदर से कोई भी नीचे आ गया तो यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। कहीं बेकार में इस लड़ाई के बीच में मैं ना फंस जाऊं। ये साइकिल लीडर कह रहा होता है। इसी टाइम पर इस शिप के अंदर से बंदे नीचे आना शुरू होते हैं। इस शिप में से 3 जने बाहर निकले हैं। इन सभी को जाओ संजी नाम का ये बंदा लीड कर रहा है। साइकिल लीडर को देखकर जाओ संजी कहने लगता है, साइकिल लीडर तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम यहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए आए हो? अगर स्वागत करने आए हो तो भी तुम्हारा इस तरह का एक्सप्रेशन मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ये सुनकर ये साइकिल लीडर जिसके गले को मिंग ने पकड़ रखा है ये कहने लगता है, मास्टर जाओसी जी मेरी मदद कीजिए। इस लड़के ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। इसने हमें धमकी दी है कि हमें किसी भी तरीके से हमारे सेक्ट को बंद करना होगा। अगर हम इस सेक्ट को बंद नहीं करते हैं तो ये मुझे मार देगा। जाओसी जी बोलता है, इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत है, इस लड़के को क्या पता नहीं है कि इस सेक्ट को हमारी जाओ फैमिली सपोर्ट कर रही है। जी सुनकर मिंग फाइनली इस साइकिल लीडर गला छोड़ देता है और फिर कहने लगता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जाओ फैमिली है क्या? मिंग की ये बात सुनकर जाओ जी का ये बॉडीगार्ड काफी गुस्सा हो जाता है। कि जाओ को मक्खन लगाने के लिए उसे कहने लगता है, आप कहें तो मैं भी इस लड़के को प्रोटेक्ट करके इसे खत्म कर दूं। इस लड़के ने हमारे क्लेम के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। हमारी फैमिली की इंसल्ट हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जाओ जी इस चीज का कुछ जवाब नहीं देता। बॉडीगार्ड समझ जाता है कि वो उसे अटैक करने के लिए कह रहा है। ये समझ में आते ही बॉडीगार्ड आगे बढ़कर मिंग को अटैक कर देता है और उसे कहने लगता है, बच्चे अब तुम मरोगे। तो मिंग इसे गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। बॉडीगार्ड कहता है, तुम्हारी हिम्मत। ये कहते हुए बॉडीगार्ड अपनी बात पूरी कर रहा होता है। इससे पहले ही मिंग इस गाल पर एक और थप्पड़ मार देता है। इस तरह से जब लगातार इस बॉडीगार्ड गाल के ऊपर थप्पड़ पड़ रहे होते हैं तब जेनसू इन दोनों पर से पहुंच जाती है और इनसे कहने लगती है, अब तुम दोनों की बारी है, देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। ठीक है, तो जियांगसू अपनी स्किल यूज करती है जिससे उस जगह पर एक फायर फैल्कन दिखाई देता है और ये तेजी से इन दोनों बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके साथ ही ये दोनों बंदे यहीं पे ढेर हो जाते हैं। जियांगसू कहने लगती है, मिंग देखा तुमने, मैं एक प्रिंसेस हूँ, कमजोर नहीं। इसी टाइम पर मिंग इस बॉडीगार्ड गाल पर रख के थप्पड़ मारता रहता है और उसे कहने लगता है, देखा तुम्हारे साथियों को हमने पहले चित कर दिया है, अब अगली बार बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना। मिंग और जियांगसू की पावर देखकर ये साइकिल लीडर वापस से डर जाता है और सोचने लगता है, ये क्या हो गया, इन दोनों ने तो बड़ी सनी से इन सभी को हरा दिया। मेरे को तो उम्मीद थी अब ये पीटेंगे, बल्कि इन्होंने तो पीटा है। पता नहीं ये दोनों बंदे कहां से आ गए, पूरा सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। साइकिल लीडर सोच रहा होता है। इस टाइम पर मिंग घूर के इसको देखता है और उसे कहने लगता है, अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारा क्या डिसीजन है? क्या तुम सेक्ट को बंद करोगे या फिर इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो? जी सुनकर साइकिल लीडर से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए कहता है, मैं अभी जाकर इस सेक्ट को बंद कर दूंगा। आज के बाद से मेरे सेक्ट के अंदर एक भी डिसिपल नहीं होगा। मैं अभी के अभी इस गेट सेक्ट को बंद कर रहा हूँ। इसके बाद में मिंग जो सीजी के थोड़े मजे लेने की कोशिश करता है वो उसके पास में आता है और उसे कहने लगता है, तुम जानते हो तुमने भी क्या किया है, तुमने किस पर अटैक करने की कोशिश की है। मैं एक बहुत बड़ा प्रिंस हूँ, मेरे को गुस्सा दिलाकर तुमने बहुत गलती की है। तुम जानते हो तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। जब सच्ची बोलता है कि सच में तुम एक प्रिंस हो। जिस सुनकर मिंग इसके ऊपर एक धीरे से लात मार देता है और उसे कहता है, हाँ मैं हूँ। यहाँ पर जियांगसू भी मिंग की चाल को समझ जाती है। वो कहने लगती है, प्रिंस ये आपने क्या किया? आपको ऐसे किसी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। अब आपने इसे अपने बारे में बता दिया है, ये आपके बारे में सबको बता देगा। इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल जाएगा। हमें इसे शांत करना होगा। जियांगसू की बात सुनकर जाओ जी बहुत विद्युत डर जाता है और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ फ्रेम। ये है रिवेंज सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल दिखते हैं। मिंग और इस प्रिंस जाओ जी के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है। जाओ जी अपने एक साथी को मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, जिससे मिंग थप्पड़ मार के सुला देता है। इसी टाइम पर प्रिंसेस जियांगसू आगे बढ़कर इस प्रिंस जाओ जी के ऊपर अटैक करना शुरू करती है और उसके साथ वाले बंदे को पीट देती है। इस तरीके से इन सभी को पीटने के बाद में मिंग और जियांगसू इनके सामने एक छोटा सा नाटक करने लगते हैं। मिंग कहता है, मैं एक प्रिंस हूँ, तुमने मेरे सामने इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर जियांगसू भी मिंग को सपोर्ट करने लगती है। वो कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं प्रिंस? आपको इस तरीके से ऐसे किसी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आपके बारे में जान सके। बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगी, ये लोग इस काबिल भी नहीं है कि आप सच में खड़े भी हो सके। हमें जल्दी से यहाँ चलना चाहिए। मिंग कहता है, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, ये डायनेस्टी हमारी है। इसने इस डायनेस्टी के प्रिंस के साथ में इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तो हम इसे सजा देके रहेंगे। ये सजा न केवल इसे मिलेगी बल्कि इसकी पूरी फैमिली यानी जू फैमिली भी इसकी सजा भुगतेगी। जल्दी से यहाँ पर हमारे कुछ लोगों को बुलाओ और उन सभी को जू फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दो। आज इस पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। जियांगसू कहती है, ठीक है प्रिंस, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, जियांगसू काफी होशियार है। वो काफी जल्दी समझ गई कि यहाँ पर मैं किस तरह से नाटक कर रहा हूँ। इस बंदे जाओ जी के सामने ये मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तभी वो जाओ जी बोलने लगता है, योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी इस तरह पता नहीं था कि आप एक प्रिंस है।
अगर मुझे बताओ होता तो मैं बिल्कुल भी इस तरह गलती करने के बारे में सोचता भी नहीं। मिंग कहता है तुम यहाँ पर मेरे सामने अपनी गलती मान रहे हो, तुम्हें पता है तुमने गलती क्या की है। जाओ जी बोलता है हाँ मुझे पता है, मैंने आपके साथ में बहुत गलती से बात की और इसके अलावा इस जगह पर इस बेकार सेट को शुरू कर दिया। ये सेट यहाँ के रहने वाले लोगों से अक्सर टैक्स वसूल करता है, ये टैक्स हमारे पास में आता है और ये सब कुछ हमारी मंजूरी से हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मैं पता है आप इसी वजह से हमसे गुस्सा है, इस चीज के लिए भी मैं आपको पूर्ति से इंश्योर करता हूँ हमारी तरफ से इस सेट को पूर्ति से बंद कर दिया जाएगा। ये सेट कभी भी यहाँ के रहने वाले किसी भी इंसान को किसी तरह से परेशान नहीं करेगा। मिंग कहता है और रेस्पेक्ट का क्या, तुम्हें पता है ना तुम्हारी जाओ फैमिली हमारी हांटू डायनेस्टी का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है वो, तुम्हें मेरी काफी रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा एक क्राउन प्रिंस हूँ, आगे जाकर तुम्हारा किंग बनने वाला हूँ। ये सुनो जाओ जी मिंग का सर समझ जाता है, वो जल्दी से अपने दोनों बंदों को अपने पास में बुलाकर मिंग से झुकने लगता है और उसे कहता है यंग प्रिंस हम सभी को माफ कर दीजिए, मैं प्रिंस जाओ जी आपके सामने सर झुकाते हुए आपको पूरी रेस्पेक्ट देता हूँ, आज माफी मांगता हूँ जो दोनों गलतियां हमने की थी, ये गलतियां आगे कभी भी नहीं होगी। जाओ जी की बात सुनकर उसके साथ के जो बाकी दोनों बंदे भी होते हैं ये दोनों भी मिंग से सर झुकाते हुए उसके रेस्पेक्ट करने लगते हैं और उसे अपना इंटरव्यू देते हैं। जिसको जियांसू धीरे से मिंग से कहने लगती है मिंग ये तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, तुम्हें क्या लगता है ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों को पहले से ही प्रिंस हाउंटी की जानकारी हो, अगर सच में ऐसा हुआ कि तुमने प्रिंस हाउंटी की जगह ली और इन लोगों के बारे में पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, तुम्हें इसके लिए सजा मिल सकती है क्योंकि इस तरीके से प्रिंस हाउंटी की जगह लेकर दूसरों के सामने अपनी अलग इमेज क्रिएट करना और प्रिंस हाउंटी के नाम को गिराना बहुत गलत है। मिंग कहता है तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, इनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, अगर किसी को कुछ पता चल भी जाता है तो भी मैं इनसे कह दूंगा मैंने अपना रूप बदला हुआ है। जियांसू कहती है ऐसा भी तो हो सकता है इनमें से कोई दिमाग लगाकर तुमसे तुम्हारा टोकन मांगने की कोशिश करे, हर प्रिंस के पास में एक स्पेशल टोकन होता है जिसे डिसाइड होता है कि यही असली प्रिंस है, उनके सामने कोई फेक नहीं है, अगर इन्होंने तुमसे ऐसा कुछ मांग लिया तो तुम क्या करोगे। मिंग कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने दिखा दूंगा। ये मिंग सोचने लगता है मैं काफी लंबे टाइम से कैसे डायनेस्टी के अंदर घूम रहा हूँ, कैसे डायनेस्टी के अंदर गया हूँ और कई सारे प्रिंस से मिल चुका हूँ, इसलिए मैंने सिक्योरिटी के लिए हर एक प्रिंस के कैसे टोकन्स को प्लस में रखा हुआ है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाउटियन सेट के अंदर डिप्यूटी लीडर बनने के बाद में ही मैंने प्रिंस हाउटी के पास में अपने एक चोर को भेज दिया था जिसने वहां से वो टोकन चुरा के मुझे ला के दे दिया था। तभी एकदम से ये प्रिंस जासूसी बोलने लगता है योर हाइनेस मेरी तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए, हम आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आपका अच्छी तरह से आदर सत्कार करना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा अब हमारे साथ में उस फ्लैंक बोट के अंदर आइए, वहां पर सारे इंतजाम हो चुके हैं। ये सुनते ही मिंग मान जाता है और मिंग और जियांसू तुरंत ही इस शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। शिप के अंदर पहुंचने के बाद में जियांसू मिंग से कहने लगती है वैसे तुम आगे क्या करने वाले हो, हम इन लोगों को ऐसे डराते रहेंगे या फिर प्रिंस के नाम का तुम किसी अलग तरीके से भी यूज करोगे। मिंग कहता है हाँ बिल्कुल मैं काफी अच्छी तरीके से इस नाम को यूज करने वाला हूँ, और जब नाम को यूज करना शुरू किया है तो अच्छी तरह से इस नाम को मैं अपने अंदर निचोड़ लूंगा, अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, इस सब के अंदर बहुत मजा आएगा। तभी जाओसी जी मिंग से कहने लगता है रॉयल हाइनेस आपका यहाँ पर आने का क्या कारण था, ये जगह आप केवल घूमने के लिए आए थे या फिर आपको यहाँ पर कोई और भी काम है। मिंग कहता है असल में हम यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आए थे, हम अपनी सेना को बड़ी कर रहे हैं तो उसी में भर्ती के लिए हम कुछ लोगों की तलाश में है। जाओसी जी कहता है सेना में भर्ती, कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़ाई शुरू होने वाली है। ये सुनकर मिंग शाओ क्यांग ने उसे जो जानकारी दी थी वही इंसान देने लगता है, वो इनसे कहता है हमारी डायनेस्टी ने एक बहुत ही निजी खोज की है जिसका नाम टियान वी टियान है, इस जगह के ऊपर हम जल्दी अटैक करके इसे अपने कब्जे में लेने वाले हैं। अब तुम सबको बताइए होगा लड़ाई के अंदर कितना खर्चा लगता है, कई सारे लोगों को अपने साथ शामिल करना पड़ता है और इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्स की नीड होती है, अपनी डायनेस्टी की इसी नीड को पूरा करने के लिए मैं इस सफर पर निकला हूँ। जाओसी जी कहता है यानी इसका मतलब आपको एक नया बिग वर्ल्ड मिल गया है। मिंग कहता है हाँ बिल्कुल हमें ये पता चला है इस न्यू वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे रिसोर्स हमें ऐसे पड़े हुए मिल जाएंगे और इस सब के अलावा इस वर्ल्ड के अंदर कई सारे कीमती मटेरियल भी है जो कि इस वर्ल्ड को जीतने के बाद में पूरी तरह से हमारे हो जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो हमें सपोर्ट करने वाले हम हर एक को ये काफी सारे रिसोर्सेज ऐसे दे देंगे। वैसे तो हमें इस सबको ऐसे देना नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनका हक बनता है, उन्होंने इस फाइट के अंदर हमें सपोर्ट किया है। जाओसी जी बोलता है ये तो काफी शानदार होगा, दो अलग अलग वर्ल्ड को जो अपने कब्जे में कर लेंगे तो आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये एक बहुत ही शानदार कारनामा होगा कि एक डायनेस्टी ने दूसरी डायनेस्टी जिसके अंदर काफी सारे रिसोर्सेज है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये कहते हैं जाओसी जी सोचने लगता है ये मेरे लिए एक काफी अच्छा मौका हो सकता है, अगर मैं इस फाइट के अंदर इन्हें सपोर्ट कर देता हूँ, मेरे साथ कुछ और बंदों को भी अपने साथ में ले लेता हूँ तो फिर हमारा बहुत प्रॉफिट होगा। एक तो इस वर्ल्ड के प्रिंस से हमारी दोस्ती हो जाएगी और इसके अलावा इसकी दोस्ती होने से हमारे पास में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आएंगे जो कि हम उस वर्ल्ड के ऊपर कब्जा लेने के बाद में अपनी डायनेस्टी के अधिकार में लेने वाले हैं। तो मिंग कहता है यहाँ पर नीचे जो टाउन है उस टाउन के अंदर हमारा कुछ भी काम नहीं था, हम बस वहां से गुजर रहे थे
मुझे यहाँ से 4 मेन गॉडगार्ड्स में पहुंचना है, उनसे मुझे काम है। मुझे यकीन है जब मैं जाकर उनसे बात करूंगा तो वो खुद भी इस फाइट के लिए हमें सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हारे सेट के ये लोग हमें पंगा लेने के लिए नहीं आते, अब तक हम यहाँ से निकल चुके होते, तो कब के उनसे मिल भी लेते, हमारी मीटिंग पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाती। इस जगह पर बेकार मेरी मुलाकात आप लोगों से नहीं होती। जासूसी जी बोलने लगता है, ये तो काफी अच्छा हुआ ना, आपकी मुलाकात हमसे हो गई। इस फाइट के अंदर हम भी आगे मदद कर देंगे। हमारी जू फैमिली के पास में बहुत सारा पैसा है, इस फाइट के अंदर हम उसे आपके लिए लगा सकते हैं, इससे आपको भी एक काफी अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। मिंग कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी किसी तरह से मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, और इस सब के अलावा मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास में रिसोर्सेज इतना ज्यादा होगा। इस फाइट के लिए हमारा सबसे बड़ा रिसोर्सेज है सेना, और सेना के अंदर हमें काफी सारे लोग चाहिए, कम से कम इस तरीके की ताकतवर सेना बनाने में 100 मिलियन कॉइन खर्च होंगे। मिंग की बात सुनकर जासूसी साथ के ये सारे बंदे कब चुक जाते हैं। इनमें से कहने लगता है 100 मिलियन वेलकरी कॉइन्स, ये तो बहुत ज्यादा होता है। मिंग कहता है, तुम लोगों ने गलत समझ लिया है, 100 मिलियन वेलकरी कॉइन नहीं बल्कि फेटियन कॉइन। अभी हाल ही में वेलकरी कॉइन की कीमत काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, इसी वजह से सब जगह पर फेटियन कॉइन का ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब तुम लोग मुझे बताओ, इस अमाउंट के अंदर तुम कितना हिस्सा अपनी तरफ से दे सकते हो? तुम्हारे पास में थोड़ा बहुत अमाउंट है। मिंग की बात सुनकर जासूसी जी उसके साथ जितने बंदे होते हैं ये सभी तो कभी चौक जाते हैं। इनमें से कहने लगता है कि सच में आपकी सेना के लिए इतने सारे फेटियन कोइन खर्च हो रहे हैं। अभी इस टाइम पर एक फेटियन कोइन की कीमत 80 वेलकरी कॉइन्स के बराबर है, यानी कि आप सेना के ऊपर अरबों खरबों वेलकरी कॉइन्स खर्च करने वाले हैं। इस अमाउंट को सुनने के बाद से ही हमें ऐसा लग रहा है हम किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं कर सकते। ये अमाउंट सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारा कुछ भी देना इसके अंदर जीरा बराबर भी नहीं होगा। जासूसी जी के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव फ्रेंड। ये है रिवेंज सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जासूसी जी मिंग के चित्र खतरे करने के लिए उसे अपने साथ में इस शिप के अंदर लेके आता है। यहाँ पे जासूसी जी को एहसास हो चुका है कि वो मिंग के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जासूसी जी के हिसाब से मिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट का प्रिंस है और बहुत ही जल्दी इस पूरे कॉन्टिनेंट का राजा बनने वाला है। इसलिए अगर मिंग को गुस्सा दिला दिया तो इनकी पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। इसी वजह से अब ये लोग मिंग के साथ में बहुत ही रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। जब ये बात शुरू होती है तो मैंग इन्हें बताता है कि कुछ ही टाइम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है, और इस फाइट के अंदर बहुत सारे पैसे लगेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी सेना क्रिएशन करना है। ये सुनकर ये सोच बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है इस तरीके से वो मिंग के साथ में अच्छी रिलेशन क्रिएट कर लेगा, इसलिए वो मिंग को कुछ पैसे देकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन मिंग उसे बता देता है कि अमाउंट बहुत बड़ा है, तुम जो कुछ भी दोगे उससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सेना क्रिएशन के अंदर बिलियंस में वेलकरी कॉइन्स खर्च होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि वेलकरी कॉइन्स की कीमत बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, इसलिए अब वो फेटियन कॉइन्स का यूज करेंगे। ये पता चलने के बाद में जासूसी जी उसके जितने बंदे होते हैं ये सब के सब तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये अपना सब कुछ बेचकर भी मिंग की कुछ मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मिंग ने यहाँ पर शर्त रखी है कि इन्हें अगर मिंग की तरफ शामिल होना है तो इन्हें कम से कम 100 बिलियन फेटियन कॉइन मिंग को देने होंगे। कॉन्टिनेंट की सेना के अंदर सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट इतने बड़े अमाउंट की है। इस अमाउंट को सुनकर जब ये बंदा जासूसी जी को निराश हो जाता है, तब मैंग अपनी अगली चाल खेलता है। वो जल्दी से जियांगसू से पूछता है, तुमने क्या सोचा है इस फाइट के अंदर तुम कितने अमाउंट को अपनी तरफ से ऐड करना चाहोगी? जियांगसू कहती है 300 बिलियन मेरे पास में है, ये सारे फेटियन कॉइन मैं इस फाइट के अंदर लगा देने वाली हूँ। मिंग कहता है, एक टाइम पर मेरे पास में भी काफी सारे फेटियन कॉइन थे, लेकिन मेरे छोटे भाई ने फिजूल खर्ची में सारे उड़ा दिए, तो अब मेरे पास में भी केवल 200 बिलियन ही बचे हैं। मुझे इन्हें ही इस फाइट के अंदर लगाना होगा, लेकिन ये सब भी काफी कम है। लगता है हमें किसी के पास में जाकर इस पैसे को उधार लेना पड़ेगा। यहाँ से हम सीधे गोल्ड लैंड के अंदर चलते हैं, वहाँ पर जरूर से हमें काफी कुछ मिल सकता है। वो लोग काफी स्मार्ट है, उन्हें पता है इस तरह के इन्वेस्टमेंट के अंदर उनका कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। वो जरूर से हमारी आर्मी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से प्रॉफिट की बात सुनकर ये सुजी वापस से बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं कुछ ना कुछ करके खुद भी इस फाइट के अंदर कोई ना कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारी फैमिली भी इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। ये सुनकर मैंग और जियांगसू दोनों जाने लगता है। मैंग जाते हुए कहता है, तुम केवल एक छोटे से प्रिंस हो, तुम कोई किंग नहीं हो और ना ही अपनी फैमिली के लीडर हो। तुम अपनी फैमिली की तरफ से कोई भी अमाउंट इस फाइट के अंदर नहीं जोड़ सकते। अगर इस फाइट के अंदर फैमिली के अमाउंट को जोड़ना है तो मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी होगी। ये सुनकर ये सूजी का ये बुढ़िया बोलने लगता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप हमारे साथ में चलिए, हमारे मास्टर जरूर से आपकी इस सेना के अंदर अच्छे तरह से इन्वेस्ट करेंगे। ये सुनने के साथ ही मिंग की चाल पूरी तरह से काम कर जाती है। ये सोचने लगता है, मैंने इन्हें बहुत बुरी तरह फंसा लिया है। ये सबके सब बिल्कुल बेवकूफ है, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े बनने के हैं। इनकी ये चाह इनकी पूरी फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ये सोचने के बाद में मैंग और जियांगसू आपस में कुछ बात करने के लिए इन तीनों से थोड़ा दूर हट जाते हैं। जियांगसू कहने लगती है, ये वुडी क्या सच में तुम ये सब कुछ करने वाले हो? तुम प्रिंस का नाम यूज करके इस फैमिली से
इतने बड़े अमाउंट की चोरी करोगे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मिंग कहता है इतना खतरा तो मैं ले ही सकता हूँ, वैसे भी ये चोरों की फैमिली है, इन्होंने इन गरीब लोगों से टैक्स वसूल कर करके ये सारी कीमत को अपने पास में इकट्ठा किया है, तो इनसे मैं वापस से इसे वसूल लूंगा और उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है, ये सबके सब काफी बेवकूफ है, इन्होंने मुझे असली प्रिंस समझ लिया है, तो बेकार में इस हाथाई मौके को बिल्कुल भी छोड़ देना एक बेवकूफी होगी। जियांगसू कहती है लेकिन तुमने इनके सामने 100 बिलियन फेंटियन कोनी की शर्त रख दी है, ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कई सारी फैमिलीज को आपस में इकट्ठा होकर इस अमाउंट को तुम्हें देना होगा, किसी एक फैमिली की बस की बात नहीं है इतना बड़ा अमाउंट किसी को भी दे पाना, और जब कोई फैमिली इतने बड़े अमाउंट का किसी का ट्रांजेक्शन करेगी तो कॉमन सी बात है ये बात सब जगह फैल जाएगी, और तब ऐसा हो सकता है तुम बुरी से एक्सपोज हो जाओ, सबको पता चल जाए कि ओरिजिनली में तुम प्रिंस नहीं हो, और मुझे लगता है ये फैमिली भी तुम्हें पैसे देने से पहले अच्छी तरह चेकअप करेगी, इसी वजह से तुम्हारे राज खुलने के चांसेस काफी ज्यादा है। मिंग कहता है मैंने जो यहाँ पर 100 बिलियन फेटियन कोइन का अमाउंट बोला है ये तो मैंने मन से ही बोल दिया था, यहाँ पर जब उनसे बात करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा नेगोशिएशन होगा, तब जब वो मैक्सिमम जितने कम अमाउंट में मान जाएंगे उतने को ही मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब मैं वहाँ पे ट्राई करूंगा जितना ज्यादा हो सके उतना उनसे वसूल कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा अमाउंट कम करने की जरूरत है तो मैं कम करने वाला हूँ। मुझे यकीन है 100 बिलियन फेटियन कोइन के सामने वो जितना भी अमाउंट रखेंगे इतना भी काफी होगा उनकी फैमिली की नींव को फुर्ती से हिला देने के लिए। और इस सबके अलावा मेरा एक और प्लान है, मुझे ऐसा लगता है याओसी से मैंने भी जो बात की है ये पूरी जगह रिलीज हो जाएगी, इस तरीके से याओसी की फैमिली के अलावा और भी जितनी फैमिलीज है वो सब भी हमें सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। मैं उन सभी के सामने ये शर्त भी रख सकता हूँ कि केवल 10% अमाउंट ही वो मुझे एडवांस में दे दें, और उसके बाद में बाकी अमाउंट को हम धीरे धीरे लेते रहेंगे, लेकिन असल में हम 10% अमाउंट को लेकर ही यहाँ से भाग जाएंगे। मुझे लगता है 100 बिलियन फेटियन कॉइन्स का 10% भी बहुत बड़ा अमाउंट होगा। मिंग की इस फुल प्रूफ फैमिली को सुनकर जियांगसू काफी चुप जाती है, वो कहने लगती है क्या बात है, तुमने तो बहुत सारे बैकअप प्लान्स बना के रखे हैं, अगर तुम इस तरह सोचोगे तो इन फैमिली के पास में कोई ऑप्शन होगा ही नहीं तुम्हें पैसे देने के अलावा। अगर तुम इस फैमिली से डायरेक्टली 10 बिलियन फेटियन कॉइन मांगते तो इन्हें जरूर से ये अमाउंट ज्यादा लगता, लेकिन जब तुमने पहले 100 बिलियन फेटियन कॉइन कह दिया और अब उसके बाद में उस अमाउंट को कम किया तो ये अमाउंट कम लगेगा और ये जरूर से तुम्हारी बात मान जाएंगे। तुम्हारा प्लान काफी शानदार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये फैमिलीज तो तुम्हारी बातों में मान जाएगी, लेकिन हंटू डायनेस्टी बिल्कुल भी तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। जब तुम ये पैसे लेके भाग जाओगे तभी फैमिली जरूर से हंटू डायनेस्टी के पास में तुम्हारी शिकायत करने के लिए जाएंगी, और फिर ये फाइट खत्म होने के बाद में हंटू डायनेस्टी सब जगह फैल जाएगी पता लगाने के लिए ये सब कुछ किया किसने, और तब उनके लिए ये पता लगाना बिल्कुल भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। और इसके अलावा डायनेस्टी एम्परर ने अभी तक खुद से इन फैमिली से कोई भी अमाउंट नहीं मांगा है, यानी कि वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे। तुम्हारी वजह से ये बात रिवील हो रही है, इस वजह से वो तुम पर और भी ज्यादा गुस्सा होंगे। मिंग कहता है या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जब उनको ये बात पता चले कि ये बात बाहर फैल चुकी है तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाए, हो सकता है वो उन फैमिलीज के ऊपर गुस्सा करने लगे। होने को तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं और इस पीछे नहीं हटेंगे। जियांगसू कहती है वैसे एक और बात है, तुम्हें इस सीक्रेट बारे में कैसे पता चला, तुम्हें किसने बताया कि हंटू डायनेस्टी किसी पर अटैक करने वाली है। मिंग कहता है बस मुझे पता है। जितना मिंग सोचने लगता है हंटू डायनेस्टी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसके बारे में चारों बाकी डायनेस्टीज के अंदर आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि सभी डायनेस्टीज के अंदर काफी शानदार इंटेलिजेंस नेटवर्क है और इस नेटवर्क का मैं भी एक पार्ट हूँ, इसी वजह से मुझे भी सब कुछ पता चल जाता है। जियांगसू कहती है ठीक है तुम्हारी ये बात भी सही है, तो अब हम सही गलत पे आ जाते हैं। तुम आखिरकार एक चीटिंग तो करने ही वाले हो, तुम कितनी बड़ी फैमिलीज को धोखा दे रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये गलत है। मिंग कहता है मैं इन सभी चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देख रहा हूँ, अगर तुम इसे ऐसे सोचोगी कि हम किसी से कुछ चुरा रहे हैं तो ये गलत लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे बीट तरह सोचो कि हम अमीरों से कुछ लेकर उसे गरीबों में बांट रहे हैं तो ये चीज सही लग रही है। जियांगसू कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम इनसे ये सारे पैसे लेने के बाद में इन्हें गरीबों में बांटने वाले हो, तुम्हें गरीब कहाँ मिलेंगे, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये पैसे किसके पास में जाने चाहिए, किसको इसकी जरूरत है। मिंग कहता है वो तो मैं पहले सोच रखा हूँ, नॉर्थ में काफी सारे ह्यूमन ट्राइब्स है, ये सब कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है, ना ही उनके पास में ज्यादा पैसा है, उन लोगों को मदद की बहुत जरूरत है। इन सारे पैसों को इनसे लेने के बाद में मैं इन सभी को उनकी मदद के लिए लगा दूंगा, मुझे यकीन है इनकी मदद से उनकी काफी मदद हो जाएगी। जियांगसू कहती है यानी कि तुम इन सारे पैसों को लेकर नॉर्थ में जाने वाले हो। मैंने सुना है कुछ टाइम पहले तक वहाँ पर वेयरवुल्फ क्लैन था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। क्विंगलिन डायनेस्टी ने वहाँ पर अटैक करके उन सभी को मार दिया था, लेकिन फिर भी ये जगह काफी खतरनाक है। मिंग कहता है तुमने मुझसे पूछा था इसलिए बस मैंने तुम्हें बता दिया, अभी तक पक्का नहीं है मैं वहाँ पर जाऊंगा या फिर नहीं। वैसे भी तुमने कहा था कि वहाँ पर जो वेयरवुल्फ क्लैन है उसे खत्म कर दिया गया है, तो फिर अब वहाँ पे खतरा क्या है। जियांगसू कहती है वहाँ पर कुछ अफवाहें हैं कि उस जगह पर एंशिएंट डीमन गॉड है जो कि सो रहा है, अगर तुम वहाँ पर गए और तुमने कोई गलत हरकत कर दी तो वो जाग सकता है।
मिंग कहता है कि सच में वहाँ पर कोई डीमन गॉड है। अगर वो डीमन गॉड वहाँ पे सो रहा है तो हो सकता है कोई आलसी टाइप का हो या फिर ज्यादा ताकतवर ना हो, मैं उसे संभाल लूंगा। जियांगसू कहती है नहीं ऐसा नहीं है, कहानियों के हिसाब से उसका जन्म हमारे कई एंसेस्टर से पहले हो गया था, उसके अंदर बहुत पावर है। यहाँ पर अच्छी बात यह है वो हजारों सालों में केवल एक बार ही जागता है, और बुरी बात यह है जब भी वो जागता है उसे बहुत तेज भूख लगती है। उस टाइम पर उसकी भूख इतनी खतरनाक होती है वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को खा जाता है। पिछली बार जब वो जागा था तब उसने टिंडुआन कॉन्टिनेंट के 70% से भी ज्यादा लोगों को खा लिया था। उन सारी ह्यूमंस को वो एक ही करके नहीं खाता बल्कि जिंदा ही सबको निकल जाता है। उस टाइम पर किसी भी ह्यूमन के पास में बचने का मौका नहीं होता। वो मॉन्स्टर जिस ह्यूमन को छोड़ना चाहे केवल उसी को छोड़ता है, बाकी सब के सब उस मॉन्स्टर के द्वारा खा लिए जाते हैं। उस डीमन गॉड का जागना तुम एक बहुत बड़ा डिजास्टर समझ सकते हो। ये सुनकर मिंग थोड़ा घबराने लगता है। वो कहता है कि सच में इतना ताकतवर मॉन्स्टर कोई एग्जिस्ट करता है जो कि इतने सारे ह्यूमंस को एक साथ में खा सके, और जब ये डीमन एग्जिस्ट करता है तो किसी किताब के अंदर इसका जिक्र क्यों नहीं है? मैंने तो कई किताबें पढ़ी है। जियांगसू कहती है इसका जवाब तो मेरे पास में भी नहीं है, मुझे इस बारे में मेरे फादर ने बताया था। उन्होंने मुझे ये बताया था जिन 70% लोगों को उसने खाया था एक तरह से उन सभी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी। उन सभी को पता था वो मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की और एक शानदार फर्नीचर बनाया जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का पेट जल्दी भर पाया। वरना तो उस मॉन्स्टर की भूख इतनी ज्यादा थी कि इस पूरी जगह से जितने भी ह्यूमंस थे उन सभी को खा सकता था। ये सुनकर अब मेरे को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कितना घटिया डीमन गॉड है ये, केवल अपनी कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। इस डीमन गॉड का अपनी भूख के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। जियांगसू कहती है मेरे फादर ने यह भी कहा था जब पिछली बार वो जागा था तब उस टाइम पर वो लॉन्गविटी के 8th रिलेम पर था, और अब तो इस बात को लगभग 10,000 साल बीत चुके हैं। टाइम हो चुका है उसे दोबारा से जागने का, और मैं अनुमान है अब की बार जब वो जागेगा तो कम से कम लॉन्गविटी के 9th रिलेम पर तो होगा ही। मिंग कहता है कि सच में 10,000 साल बस कंप्लीट होने वाले हैं। मिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ जो कोई भी इस वीडियो देख रहा है जरूर से इस वीडियो के ऊपर लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो के ऊपर एक शानदार कमेंट भी कर देना। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जियांगसू मिंग को नॉर्थ के अंदर जो एक स्पेशल डीमन गॉड है उसके बारे में बताने लगती है। जियांगसू के हिसाब से ये डीमन गॉड 10,000 सालों में केवल एक बार ही जागता है, और जब कभी भी जागता है तो इसको इतनी तेज भूख लगती है कि पूरे शहर के अंदर जितने भी लोग हैं ये उन सभी को खा जाता है। पिछली बार जब भी जागा था तब टिनियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने बंदे थे उन सभी को इसने खा लिया था। केवल 10% लोग ही थे जो कि जिंदा बच पाए थे। ये पता चलने पर मिंग को काफी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है जब इतना ताकतवर डीमन गॉड एक ही बारी में इतने लोग खा जाता है तब उसे मारने के लिए हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? उसे डरने की बजाय हमें सीधा आगे बढ़कर उस पर अटैक करना चाहिए। जियांगसू कहती है मेरे फादर ने मुझे बताया था जब लास्ट टाइम वो सो के उठा था उस टाइम पर वो लॉन्गविटी के 8th रिलेम पर था। इस बात को लगभग 10,000 साल बीत चुके हैं। अब वो जब जागेगा तब इस बार कम से कम लॉन्गविटी के 9th रिलेम पर होगा। मिंग कहता है क्या सच में उसे 10,000 साल पूरे हो चुके हैं, यानी इसका मतलब वो जल्दी ही जागने वाला होगा। उसके जागने के साथ ही 10,000 साल पहले जो तबाही हुई थी वो दोबारा से हो जाएगी। जियांगसू कहती है मेरे फादर के हिसाब से अब से लगभग 7 साल के अंदर ही वो मॉन्स्टर जल्दी ही जागने वाला है। उसके जागने के साथ ही खून की आंधी शुरू हो जाएगी, काफी सारे लोग मारे जाएंगे। यही कारण है जितनी भी डायनेस्टीज है वो सबके सब टियान वेटियन के ऊपर कब्जा करना चाहती है ताकि इस नई जगह पर अपने लोगों को भेजा जा सके और उन सभी की जान को बचाया जा सके। अगर एक बार टियान वेटियन हमारे कब्जे में आ गया तो काफी सारे लोग बच जाएंगे। ये सुनकर मिंग हंसना शुरू कर देता है। जियांगसू समझ जाती है मिंग क्या सोच रहा है। वो कहने लगती है जो कुछ भी तुम सोच रहे हो उसे छोड़ दो, वो डीमन गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने तुम्हारी और मेरी पावर का कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। तुम किसी भी तरीके से उससे फाइट नहीं कर सकते हो, ना ही उसे रोक सकते हो। मिंग कहता है लेकिन किसी न किसी को तो कुछ करना ही होगा। जब कभी भी वो डीमन गॉड जागेगा तब मैं खड़ा होकर इतने सारे लोगों को मरता हुआ तो नहीं देख सकता। तुम क्या चाहती हो मैं कहीं आराम से बैठकर इतने सारे लोगों को उस डीमन गॉड के मुंह के अंदर जाता हुआ देखूं? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही मुझे ये करने की परमिशन नहीं देते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा भी काफी सारे लोग हैं जो कि इस सब को रोकने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। वो सबके सब काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो सब भी अपने स्वार्थ के कारण चुप बैठे हुए हैं। उनमें से कोई भी इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कुछ भी करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। जियांगसू कहती है मिंग लेकिन तुम कर ही क्या लोगे? वो डीमन गॉड हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। लॉन्गविटी का 9th रिलेम ये बहुत पावरफुल होता है। हमारी पावर तो उसके सामने चींटियों के बराबर भी नहीं है। जब कभी भी वो डीमन गॉड जागने वाला होगा तब जितनी भी डायनेस्टीज होगी वो सबके सब उसे रोकने के लिए अपने तरीके एक्शन लेंगे। हमें ठीक उसी समय के आने का इंतजार करना है। उसी टाइम पर हम भी अपने तरीके से उन सारी डायनेस्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अकेले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
मिंग कहता है अगर सब लोग ये सोच लेंगे कि इस काम को किया नहीं जा सकता तो कोई भी उस काम को नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे यकीन है मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर से कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मिंग का कि जवाब सुनने के बाद में जियांगसू शांत हो जाती है। यहाँ से हम एक शाम का सीन देखते हैं। मिंग और जियांगसू इस रात को किस रेस्टोरेंट टाइप की जगह पर रुके हुए हैं। ये दोनों के दोनों अपने रूम के अंदर है। यहाँ पर मिंग अपने पास से एक तिलिस्मन को बाहर निकालता है। ये एक कनेक्शन तिलिस्मन है जिसका यूज करके मिंग अपने मास्टर जियान टियान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसका यूज करते हुए कहने लगता है, मास्टर मुझे आपकी जरूरत है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे जवाब दीजिए। जैसे मिंग ये कहता है, मिंग का अपने मास्टर के साथ में कनेक्शन जुड़ जाता है। मिंग को अपने सामने अपने मास्टर का एक होलोग्राम दिखाई दे रहा है। मास्टर जियान टियान मिंग से कहने लगता है, मेरे डिस्पल क्या हुआ, तुम्हें अपने टीचर की जरूरत कैसे पड़ी? मिंग कहता है, मास्टर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या आप जानते हैं नॉर्थ के अंदर कोई बहुत ताकतवर डीमन गॉड है? जैसे जियान टियान मिंग से ही बात सुनता है वो काफी चौंक जाता है और वो कहने लगता है, ये बात तुम्हें किसने बताई? इस डीमन गॉड के बारे में इस वर्ल्ड के केवल कुछ टॉप लीडर्स ही जानते हैं और हम सभी के बीच में एक समझौता हुआ था कि इस बात को पब्लिक के सामने कभी भी रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो सबके सब कब तक घबरा सकते हैं और तब ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा घबराने के बाद में वो सभी लोग कोई गलत एक्शन ले ले और तब हमारी प्रॉब्लम्स कब तक बढ़ सकती है। हमारी अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 7 साल के बाद में वो डीमन कोड जागने वाला है और जब वो डीमन कोड जागेगा तो बहुत ज्यादा भूखा होगा। उसकी आंखों के सामने उसे जो कुछ भी दिखाई देगा वो उस सबको खा जाएगा। मिंग कहता है, मास्टर जब ये टॉप लीडर्स इस बारे में जानते हैं तो उन्होंने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया है? इस वर्ल्ड के अंदर कब सारे मार्शल गॉड्स हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है वो सब भी अकेले उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने से डर रहे हो, लेकिन उन सभी की एक टीम बनाकर उन सबको एक साथ उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा जा सकता है। अभी तक हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मुझे पता है वो डीमन गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि एक पूरी टीम को जिसके अंदर हमारे वर्ल्ड के कब सारे मार्शल गॉड है उन सभी को हरा सके। जियांटियन कहता है, मिंग अभी काफी कुछ है जो कि तुम नहीं जानते हो। इन डीमंस की पावर का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इस तरीके के डीमन गॉड्स के पास में काफी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर होती है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें सीधी सीधे कहूँ तो इस वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 10 सबसे ताकतवर लोग हैं और इसके अलावा जो 9 डीमंस है उन सभी को अगर हम एक साथ इकट्ठा करके एक टीम बनाकर उन सभी को उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए भेजेंगे तो भी वो अकेला डीमन गॉड ज्यादा ताकतवर निकलेगा। ये सब मिलकर भी उस अकेले डीमन गॉड को नहीं मार पाएंगे, बल्कि वो अकेला डीमन गॉड ही इन सभी को हरा देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारी तरफ से किसी भी तरह का अटैक करने पर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाए, वो केवल इन सारे लोगों को मारकर ही ना रुके बल्कि इससे भी आगे बढ़ जाए। अगर हमें सच में उस डीमन गॉड को हराना है तो इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ताकतवर जीव है उन सभी को हमें एक साथ इकट्ठा करना होगा और उसके बाद में उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना होगा। तब भी ऐसा हो सकता है वो डीमन गॉड हमारे कब से लोगों को मार दे। हमारा फुल पावर का अटैक भी हमें इस विक्ट्री में खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि फाइट के अंदर जीतने के बाद भी हम अपने कब से लोगों को खो चुके होंगे। मिंग कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत लंबी आयु है, लेकिन फिर भी इन सभी को मरने से बहुत डर लगता है। टेंटेन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लगभग इमोर्टल है, उनकी लाइफ कई हजारों सालों की है। इन हजारों सालों की लाइफ के अंदर ये अपनी लाइफ के साथ में काफी कुछ कर सकते हैं, काफी लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि उस लाइफ की मदद से जितना हो सके उतने पैसे को उनमें से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये सब ये सोचते हैं कि जब इतनी लंबी लाइफ से अपने पास में इतना सारा पैसा इतनी सारी पावर को इकट्ठा कर सकते हैं तो बेकार में अपनी लाइफ को किसी मॉन्स्टर के सामने खतरे में क्यों डाला जाए। ये सुनकर मिंग का गुस्सा से बढ़ने लगता है। वो जोर से हंसना शुरू कर देता है। मिंग का ये बिहेवियर जेंटन बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो कहने लगता है, मिंग क्या हुआ, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? मिंग कहता है, मैं इस दुनिया की बेवकूफी हंस रहा हूँ। वो किस तरह के लोग हैं जो कि समझते ही नहीं है जब बाकी लोगों को अच्छा होगा तभी उनके साथ में अच्छा हो सकता है। ये दुनिया एक रथ की तरह है जिसके अंदर घोड़ा और पीछे की पालकी जब एकदम सही पोजीशन में होंगे तभी वो सीधे से चल पाएंगे, लेकिन अगर इन दोनों की पोजीशन को आपस में बदल दिया जाए तो इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे अमीर और ताकतवर लोगों को लगता है उनकी जैसी लाइफ अभी चल रही है वैसी लाइफ हमेशा चलती रहेगी, वो हमेशा ऐशो आराम जीते रहेंगे। उनके पास में हमेशा ही रेस्पेक्ट करने वाले काफी सारे लोग होंगे, काफी सारे लोग होंगे जो कि हर समय उनकी सेवा करेंगे। लेकिन वो अमीर लोग कभी सोचते ही नहीं कि वही गरीब लोग हैं जिनकी लाइफ के लिए ये अमीर कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि ये बात तो सबको पता है जो अमीर और ताकतवर है वो सबके सब कोई ना कोई तरीका निकाल के डीमन गॉड से बच जाएंगे, लेकिन असल में केवल उन लोगों की जान खतरे में पड़ेगी जो कि गरीब है और जिनके पास में खुद की पावर को बढ़ाने का कोई भी साधन नहीं है। अब इस सब के अंदर एक आम आदमी क्या कर सकता है? वो रोज अपने सर्वाइवल के लिए एक अलग से मेहनत करता है। उसके बाद में इतने पैसे है ही नहीं कि वो रिसोर्स खरीद कर खुद की कल्टीवेशन पे ध्यान दे सके। अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन कॉमन लोगों के पास में चाहे कितना ही टैलेंट हो, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता।
इस सब के अलावा उन गरीबों के पास में जीने की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 प्रॉब्लम से भी वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो फिर किस तरीके से इस जीवन कोड से फाइट कर पाएंगे? लेकिन ये अमीर और ताकतवर लोग जो किसी तरीके से इस जीवन कोड से फाइट कर इन सारे गरीबों को बचा सकते हैं, ये सब के सब पीछे छुप के बैठे हुए हैं। वो सब के सब यही सोच रहे हैं कि डीमन गॉड अपनी भूख को इन गरीबों को खा के मिटाएगा। यहाँ पर कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि घर के अंदर आग लगने के बाद में जब तक उसे बुझाया नहीं जाएगा तब तक वो आगे बढ़ती ही रहेगी। ये आग तब तक फैलेगी जब तक वो पूरा घर पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, उस घर के अंदर की हर एक चीज पूरी तरह से खाक नहीं हो जाती। मिंग की ये बात पूरी होने के बाद में जियांटियान एकदम शांत हो जाता है। कुछ सेकंड की इस खामोशी के बाद में जियांटियान कहने लगता है, मिंग बहुत अच्छे, अभी जो तुमने बात कही है इसका बहुत बड़ा मीनिंग बन रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम इस तरह सोच पा रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे केवल शब्द है। तुम केवल इन शब्दों की मदद से इस पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते हो। ये दुनिया बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ये इसी तरह की थी और इसी तरह की रहेगी। ये वर्ल्ड किसी के लिए भी नहीं रुकता है और जो रुकता है उसे कुचल के ये वर्ल्ड आगे बढ़ जाता है। जियांटियान के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेंड। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल में देखते हैं मिंग अपने मास्टर जियांटियान के सामने किसी तरीके से इस डीमन गॉड को रोकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जियांटियान साफ कह देता है वो डीमन गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई भी उसे फाइट नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद में मिंग एक शानदार लेक्चर देता है, जिसे सुनकर जियांटियान कहने लगता है जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे शब्द सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, लेकिन तुम इस वर्ल्ड को केवल शब्दों से नहीं बदल सकते। मिंग कहता है आपकी फॉर्मेशन एबिलिटी काफी ज्यादा शानदार है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है जो कि फॉर्मेशन क्रिएशन में आपका हाथ पकड़ सके। क्या आप अपनी इसी एबिलिटी का यूज करके उस डीमन गॉड को किस तरीके से किसी ट्रैप के अंदर कैद नहीं कर सकते? जियांटियान कहता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डीमन गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर हम उसे किसी का भी ट्रैप करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10,000 टॉप लेवल के फॉर्मेशन बनाने होंगे, जिससे बनाने के लिए कई सारे इमोर्टल कल्टिवेटर्स की जरूरत होगी। और इस सब के अलावा फॉर्मेशन बनाने का कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेशन कभी ना कभी तो टूटेंगे ही। इस सबसे बढ़कर ये 10,000 फॉर्मेशन जो कि हम बनाएंगे, इन सभी को बनाने के लिए भी काफी सारे रिसोर्स की जरूरत होगी। इन सभी रिसोर्स को सही टाइम पर सही जगह पर इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फॉर्मेशन को बनाने के लिए लगने वाले रिसोर्स के नंबर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर 5 डायनेस्टीज साथ में मिलकर इस फॉर्मेशन के लिए रिसोर्स ना दे तो कोई एक डायनेस्टी तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जब 5 डायनेस्टीज मिलकर अपने पास से एक काफी बड़ा अमाउंट रिसोर्स का इस फॉर्मेशन के लिए देगी, तभी जाकर एक शानदार फॉर्मेशन मिल पाएगा जिससे उस डीमन गॉड को रोका जा सके। मिंग कहता है मास्टर अभी आपने जो आखिरी के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है इससे ही सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह की सिचुएशन है उसके हिसाब से 5 डायनेस्टीज को एक साथ मिलाना लगभग नामुमकिन है। जियांटियान कहता है मिंग तुम्हें सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी ये डिजास्टर शुरू होगा उसी टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ताकतवर लोग हैं वो सब के सब भी तुम्हारी तरह ही इस डीमन गॉड को रोकने के लिए काफी कुछ करेंगे। वो बस ऐसी साइड में खड़े होकर सभी लोगों को मरता हुआ नहीं देखेंगे। मुझे यकीन है तब तुम अकेले नहीं होंगे, तुम्हारे साथ में काफी सारे लोग आ जाएंगे जो कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए तुम्हें ये सब कुछ भूलकर अपना पूरा ध्यान अपने कल्टिवेशन देना चाहिए, ताकि तुम खुद को जितना हो सके उतना ताकतवर बना सको। अगर तुम खुद काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे तो उसके बाद में डीमन गॉड को रोकने के लिए तुम खुद भी काफी कुछ कर सकते हो। जिस सुनकर मिंग अपने मास्टर से झुकने लगता है और फिर से कहता है ठीक है, आपका डिस्पल इस बात को अच्छे से याद रखेगा। मिंग के इतना कहने के साथ ही जियांटियान वहां से गायब हो जाता है। अपने मास्टर के यहाँ जाने के बाद में मिंग अपने पास से एक कांच बाहर निकालता है। ये वही कांच है जो कि मिंग को प्रिंसेस फेंगसी की नौकर ने लगा दिया था। इस कांच को एक्टिवेट करते हुए मिंग कहने लगता है मास्टर ने तो मदद करने से साफ मना कर दिया है। इस डीमन गॉड के केस में वो किसी तरीके से मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे किसी और से बात करनी होगी। हो सकता है फेंगसी मेरी मदद कर पाए। मिंग के इतना सोचने के साथ ही वो कांच फेंगसी के साथ में कनेक्ट हो जाता है। कांच के एक्टिवेट होते ही मिंग कहने लगता है फेंगसी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नॉर्थ के अंदर एक डीमन गॉड है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुछ ही टाइम में वो नींद से जागने वाला है, जैसे वो जागेगा पूरी तरह तबाही मचा देगा। क्या उसे रोकने का कोई तरीका है? फेंगसी कहती है तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। एक डीमन गॉड की पावर तुम्हारी सोच से पूरी तरह से परे है। तुम्हारी और मेरी पावर ज्यादा कम है कि उसे रोकने की बात करना भी पूरी तरह से मजाक है। मुझे नहीं लगता इस मैटर में मैं किसी भी तरीके से तुम्हें मदद कर पाऊंगी। मैं तो तुम्हें ये रेकमेंड करूंगी तुम भी इस मैटर से दूर रहो। ये डीमन गॉड वगैरह हमारे बस की बात नहीं है। फेंगसी के इतने के साथ ही उसका कनेक्शन भी कट हो जाता है। ये देखकर मिंग कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है। पूरे टिनियन कॉन्टिनेंट के अंदर बाकी की जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उन सभी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस डीमन गॉड के बारे में खुल के सोच रहा हो।
क्या सच में इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस जीवन गौड़ को रोकना चाहता हो या फिर इसे रोकने के लिए कोई एक्शन लेना चाहता हो? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे पास में उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद मिंग आसमान में दिखने लगता है और वो कहता है, आउटियन गॉड, मुझे पता है तुम वही हो, तुम मेरी बातों को सुन पा रहे हो। मैं यी मिंग तुम्हारे से रिक्वेस्ट करता हूँ, नॉर्थ के अंदर एक डीमन गॉड है, उसे रोकने के लिए कुछ करो। अगर वो नींद से जाग गया तो काफी सारे लोगों को खा जाएगा। इन सभी लोगों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। मिंग लगातार कुछ मिनटों तक किसे कुछ कह रहा होता है लेकिन आसमान से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। मिंग जीवन में बैठ जाता है, पूरी तरह निराश हो जाता है। तभी मिंग को अपने सामने एक पोर्टल दिखाई देता है। मिंग तुरंत इस पोर्टल के अंदर आ जाता है। इस पोर्टल के दूसरी साइड का माहौल एकदम अलग है। यहाँ पर सुबह का टाइम है, चारों तरफ काफी शांत माहौल है। ये सब देखकर मिंग कहने लगता है, ये सब क्या है? मैं किस जगह पर हूँ? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर हाउटियन गॉड ने मेरी बात सुन ली है और उसने खुद ही मुझे इस जगह पे बुलाया है? इसके बाद में मिंग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। आगे पहुंचने पर उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि आराम से कहीं बैठा हुआ है। मिंग उसमें झुकने लगता है और उसे कहता है, आप कौन है? क्या आप ही हैं वो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? वो बंदा इस टाइम पर मिंग की बातों के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देता। वो आराम से अपने काम में लगा रहता है। उस टाइम भी फिशिंग कर रहा है। उसने अपने हाथ में फिशिंग रॉड पकड़ी हुई है और दूसरे सिरे को पानी में डाला हुआ है। तभी वो बंदा किसी मछली को पकड़ लेता है और जोर से अपनी स्टिक को पीछे तक खींचता है, जिसके साथ ही उस पानी के अंदर से कोई जीव बाहर निकलता है। ये एक कछुआ है जो कि सीधे मिंग के सामने गिरता है। इस कछुए देखकर मिंग कुछ पता चलता है लेकिन ये हमें बताया नहीं जाता क्योंकि मिंग के कुछ कहने से पहले ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीरीज का ये एपिसोड अब तक का सबसे छोटा एपिसोड है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इस चैप्टर के एंड में ये स्पेशल पिक्चर थी। मुझे पता है आप में से अधिकतर को इस पिक्चर में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे ट्रांसलेट करके बताता हूँ। यहाँ लिखा है रिवेंज सीरीज सीरीज, जिसका दूसरा नाम मार्शल आर्ट रीजन है। इस सीरीज का सेकंड सीजन कंप्लीट हो चुका है। तीसरा सीजन जल्दी ही आएगा, प्लीज वेट करना। अब तक आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया है, ऐसे सपोर्ट आगे भी दिखाते रहना। जब तक इस सीरीज का थर्ड सीजन आता है तब तक के लिए आप हमारी दो लेजेंडरी सीरीज, जिनमें से एक का नाम है रीइंकार्नेटेड एज अ सैड हंटर और दूसरी का नाम है डूम्सडे हंटर, इन दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों भी हिंदी में अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। रीइंकार्नेटेड इस सैड हंटर के अंदर हमें स्टोरी बताई जाती है एक लड़के की जिसके वर्ल्ड के ऊपर मॉन्स्टर्स का एक बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है। इसके बारे में इस लड़के को पता चल जाता है, इसलिए डिसाइड करता है ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी सेना बनाएगा। लेकिन इसके अंदर एक गड़बड़ है, ह्यूमंस ने पहले ही 3 ग्रुप बना लिए हैं और ये तीनों ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं, बिल्कुल भी साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से हमारा हीरो खुद का एक ग्रुप बनाता है, उसके अंदर कई सारे लोगों को शामिल करता है और फिर कोशिश करता है इन तीनों ग्रुप को साथ में लाकर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर सके। इस पूरी कोशिश के अंदर एक ग्रुप के सभी लोग मारे जाते हैं और इसके बाद में उन सभी लोगों को ये समझ में आता है कि साथ में काम करने पर ही वो मॉन्स्टर से फाइट में जीत सकते हैं, वरना अलग अलग तो मॉन्स्टर सभी को खत्म कर देंगे, कोई भी यहाँ पर जितना नहीं बच पाएगा। इस तरीके से हमारी हीरो सॉन्ग की एक बहुत बड़ी सेना रेडी हो जाती है। इसके बाद में जब फाइट शुरू होने वाली होती है तभी सॉन्ग पता पड़ता है उसकी टीम के अंदर जो सबसे मेन लीडर है वो एक गद्दार है। वो सॉन्ग की पीठ में अपनी तलवार उछाल देता है और उसे बताता है कि वो ये सब कुछ होने नहीं देगा, डीमंस इस फाइट के अंदर जीतेंगे और सभी ह्यूमनिटी को खत्म कर दिया जाएगा। ये पता चलने के बाद में सॉन्ग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ना चले, क्योंकि ये बंदा इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा गिल्ड है उसका लीडर है। अगर इसके बारे में बाकी लोगों को पता चल गया तो ऐसा हो सकता है वो सभी लोग बहुत बुरी से टूट जाएं, डिमंस के सामने अपनी हार मान लें और ये खतरनाक फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए सॉन्ग को ये सारी बातें सीक्रेट भी रखनी है और उसके अलावा कई सारे डिमन से फाइट करते हुए अपने सारे लोगों को बचाना भी है। ये सब कुछ सॉन्ग किस तरह से करेगा जब पता चलेगा इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड एज सैड हंटर। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 3-4 घंटे का एक वीडियो है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत शानदार वीडियो है। मैं बहुत जोर से रिकमेंड करूंगा, प्लीज जरूर